आज का जो हमारा विषय है वो है गायनेकोलॉजिकल केस टेकिंग। गायनेकोलॉजी में केस टेकिंग हम कैसे करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये 20 मार्क्स की क्वेश्चन भी आते हैं गायनेकोलॉजिकल केस टेकिंग पे। उससे भी बड़ा पॉइंट आपके लिए है कि ये लाइफ टाइम आपको केस टेकिंग पे ही काम करना है। केस टेकिंग के बारे में कहा जाता है कि वेल केस डन हाफ क्योर। अगर आपने ठीक से केस टेकिंग कर ली तो आप आधा बीमारी ठीक कर लिए। इसमें दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है कि जब आप केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो उस समय दो बातें। एक बात कि आपके सामने बैठा हुआ पेशेंट आपसे कितना प्रभावित हो जाता है, क्योंकि पहला जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, यानी पहला इंप्रेशन जो आप आपके पेशेंट पे डालते हैं वो ही लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, अब वो इंप्रेशन आप कैसे डालते हैं? आपके सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ जितनी अच्छी होगी, आपका डेप्थ जितना अच्छा होगा, नॉलेज जितना साउंड होगा, आपकी केस टेकिंग उतनी अच्छी होगी और उस पेशेंट को आप उतना ही प्रभावित कर दीजिएगा, उसको उतना ही डिवाइटलाइज कर दीजिएगा। और केस टेकिंग के समय में, जैसे मेरा जो केस टेकिंग का पैटर्न है उसमें कई बार तो हम पेशेंट को हतप्रभ भी करने लगते हैं। जैसे हमने पेशेंट से जैसे ही बातचीत किया और सारी चीजें की और हमने उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पकड़ लिया, उसके बाद हमने कहा कि अब आप शांति से बैठिए, मैं आपके बारे में बताता हूं। और जब उसका मेंटल सिम्टम, जब उसके बिहेवियर के बारे में, उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में, उसके फूड हैबिट्स डिजायर्स के बारे में, दे आर शॉक्ड। ये कैसे पता? पटना का ही एक केस है। एक लोग अपनी वाइफ को दिखाए, मैंने कहा मैडम घबराइए नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। सर हम बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके। हमने कहा कोई बात नहीं, आप इसलिए ठीक हो जाएंगी कि आप बैठिए, आपके बारे में सब कुछ मुझे पता है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और जब उसके बारे में बताना शुरू किए तो शी इज शॉक्ड। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जो बात सिर्फ मुझे पता है, मतलब आपको भी नहीं पता है, वो इनको कैसे पता है? मतलब ये डॉक्टर नहीं कुछ और भी है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये हम कोई मैजिक नहीं है, दिस इज नॉट मैजिक, ये कोई चमत्कार नहीं है, आप कर सकते हो और ये चीज करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अगले को अपने ऑरा में नहीं लेंगे तब तक अगले को इतना विश्वास कहां से आएगा। और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज इतना सारा काम करते करते आज के डेट की स्थिति ये है, लगभग 29 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। आज की स्थिति है कि कितने पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि जो सीधे, अरे भाई आप सर के पास जाओ ना, मैं गारंटी लेता हूं कि आप ठीक हो जाएंगे। मैं धर्म संकट में पड़ जाता हूं, क्योंकि अब हमारे सामने दो चीजें होती हैं, एक पेशेंट का चैलेंज और दूसरा चैलेंज कि अगले ने जो अपनी गारंटी ले ली है तो उसका जो विश्वास है वो ना टूटने पाए। और ये होता है। तो अब ये बात हुई। अब यहां पे हमने एक शब्द यूज किया, आपका सब्जेक्ट गायनेकोलॉजी है, अगला सब्जेक्ट ऑब्स्टेटिक्स है, उसका भी केस टेकिंग बताएंगे। गायनेकोलॉजी का केस टेकिंग अलग है, ऑब्स्टेटिक्स का केस टेकिंग अलग है। इतना ही नहीं, जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं मेडिकल साइंस की, जैसे मॉडर्न साइंस, एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान,
उसके केस टेकिंग का पैटर्न, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है। आयुर्वेदा, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो केस टेकिंग का पैटर्न है वो भी अलग है। ठीक इसी प्रकार यूनानी, सिद्धा। लेकिन जब आपका केस टेकिंग पैटर्न है, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट को जब आप लेके चलते हैं, तो आपके केस टेकिंग पैटर्न में वहां पे भी बदलाव देखने को मिलता है और आपका एक भिन्न पैटर्न हो जाता है। ठीक है, अब ये रहा। अब इसके आगे का, अब होम्योपैथी में भी केस टेकिंग कई प्रकार से होती है और कई प्रकार की होती है। जैसे अगर आप यही केस टेकिंग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट को प्रायर करके पढ़ेंगे तो वहां पे केस टेकिंग पैटर्न अलग है। लेकिन इसी केस टेकिंग को प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो मॉडर्न का पुट आएगा और उसके केस टेकिंग पैटर्न बदल जाएगा। ठीक है, रिपोर्टोरियल, जो लोग रिपोर्टरी बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, आजकल बड़ा भरमार हो गया कंप्यूटराइज क्लिनिक, ये वो, जो रिपोर्टरी बेस्ड, अब उनके केस टेकिंग का पैटर्न देखिएगा तो उनका सारा माइंडसेट वहीं पे लगा रहता है कि हमको रूब्रिक कितना मिल जाए, और वो पेशेंट को भी उसी पे बायस होके मोटिवेट कर देते हैं। बायस होकर के अपने उस पैटर्न की ओर खींच ले जाते हैं, और ये वजह है कि रिपोर्टोरियल बेस्ड प्रैक्टिस करने वाले लोगों का मैक्सिमम फेल्योर है। क्योंकि मैं उस चीज को प्रीफर नहीं करता हूं। रिपोर्टरी क्या है? एक इंडेक्स बुक है, जैसे मैथमेटिक्स का है, इतना सारा मोटा बुक है और उसका पतला सा उत्तर माला पीछे दिया हुआ है। अब लोग शॉर्टकट अपनाने लगे, आगे क्वेश्चन लिखे, उत्तर माला से उत्तर निकाल के उत्तर डाल दिए। तो वो आप जब भी शॉर्टकट रूट पकड़ेंगे तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चीजें बदलेंगी, जो चीजें मतलब उसको कहते हैं ना लेकनेस, कमी रहेगी, और उस कमी को आपको फुलफिल करना है। इसीलिए ऑल टाइम जब हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि मैट्रिया मेडिका इज द फाइनल अथॉरिटी, रिपोर्टरी इज नॉट। रिपोर्टरी फाइनल अथॉरिटी नहीं है। इवन रिपोर्टराइजेशन करने के बाद जब आप आगे सब्जेक्ट में, अभी तो इंट्रो पढ़ाया जा रहा होगा रिपोर्टरी, आगे जब फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, कहते हैं ना कि क्रॉस रेफरेंस लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन हुआ वो सही भी हुआ या नहीं हुआ। क्रॉस रेफरेंस करना जिसको कहते हैं। लेकिन जब आप मैट्रिया मेडिका को बेस करके, और साउंड नॉलेज ऑफ मैट्रिया मेडिका होगा, साउंड नॉलेज ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन होगा, और एकदम जैसे कहते हैं ना, होम द फिजिशियन शुड मस्ट बी अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, नेवर बी बायस्ड, नेवर बी प्रिजुडिस्ड। लेकिन अगर आप रिपोर्टोरियल बैकग्राउंड पे रिपोर्टराइज कर रहे हैं तो निश्चित आप बायस हो जाते हैं। आप अपनी बात उससे उगलवाने लगते हैं, जबरदस्ती का उसके मुंह में अपनी बात डालने लगते हैं। जबकि केस टेकिंग में ऑर्गेनन पैटर्न पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहला ही बात हम क्या बोलते हैं कि नेवर बी डू एनी लीडिंग क्वेश्चन। आपको कोई लीड क्वेश्चन नहीं करना है, ऐसा प्रश्न नहीं करना है पेशेंट से कि जो पेशेंट अपनी बात को हां या ना में जवाब दे। यानी कि आपको यू हैव टू क्रिएट ए सर्कमस्टांस, आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है आपको कि जिस माहौल में वो अपनी दिल की बात रखे। वास्तव में केस टेकिंग 10 मिनट का खेल नहीं है। केस टेकिंग के पहले क्वेश्चन आपको नहीं करना है जिसका कि जवाब पेशेंट हां या ना में दे। जब आप लीड क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब हाँ या ना। आपको एक ऐसा ऑरा बनाना है, एक ऐसा माहौल बनाना है कि जिस माहौल में वो अपनी बात को निर्भय होके कह सके। इसीलिए कहा गया है कि पेशेंट के स्टेटस को भी आपको ऑब्जर्व करना होगा।
पेशेंट लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से है, पुअर कंडीशन से है, कम पढ़ा लिखा है। मेरी अपनी एक आदत है, जैसे कोई आया और थोड़ा सा भी भोजपुरी बोला तो लेट अस आई हैव स्टार्ट विद द भोजपुरी, एकदम काम, एकदम हाँ दादी बतावल जा आपके का दिक्कत बा, कोनो बात नहीं है, एकदम कहीं डरे वाला कोनो बात नहीं बा, आप एकदम निर्भय हो कि आप अपन बात कहल जा। इसके रिजल्ट हमारे पास हैं, उसके उदाहरण हैं, समय को थोड़ा ध्यान रख के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे दो चीज होता है कि जब आप अपनापन दिखाते हैं ना पेशेंट से, और पेशेंट को लगता है कि ये तो डॉक्टर अपना है, ये डॉक्टर अपना है, तो उस कंडीशन में वो अपने दिल की बात कहने लगता है। और जब आप एकदम सूट बूट टाई मार के और एकदम एरोगेंट भाव में बैठते हैं तो वहां पे क्या होता है कि पेशेंट डर जाता है, वो यहां तक सोचने लगता है कि कहीं अगर हम यही चीज वो कहेंगे डॉक्टर साहब से तो कहीं डॉक्टर साहब नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो वैसे में आप सोचो कि क्या वो बेसिक बात अपनी बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो ये जो तरीका जब आप अपनाएंगे और जब उस तरीके से करेंगे और उसको ये लगेगा वो फियरलेस हो करके, और तब जब आपसे बात करने लगेगा तो वो अपने मन की बात और यहां तक कि अपनी की हुई गलतियां, उन सब चीजों को आपके समक्ष रखने लगेगा कि डॉक्टर साहब ये गलती भी हमसे हुई है। और एक एक इंपैक्ट्स, एक एक जो इंसिडेंट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स, वो इंसिडेंट्स आपको प्रभावित करते हैं। आज के डेट में आपको बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, खास करके स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं, कैरियर को लेके चिंतित हैं, डॉक्टरी पढ़ने आए हैं, पता नहीं हमारी क्लिनिक चलेगी कि नहीं चलेगी, पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा का इतना पैसा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो तब हो जाता है कि जब एक होम्योपैथी डॉक्टर लाखों रुपया खर्च करने के बाद 30,000 की संविदा की नौकरी करने चला जाता है। गायनेकोलॉजिकल केस टेकिंग में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। यानी कि सबसे पहले आपके चैम्बर में एक पेशेंट आया और उस पेशेंट को अब हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हम उसका क्या पूछेंगे? नाम, उसके बाद उसकी एज, उसके बाद उसका सेक्स, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, इसके बाद रिलीजन, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी एंड देयर एड्रेस। कुछ क्वेश्चन मन में आते हैं। नाम तो समझ में आ गया, उम्र भी समझ में आ गई, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, मेल फीमेल है, वो भी समझ में आ गया। रिलीजन केस टेकिंग में कोई मायने रखता है क्या? रखता है, डेफिनेटली रिलीजन मायने रखता है। रिलीजन भी रखता है और कास्ट भी रखता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलीजन अगले की जो डेली प्रैक्टिस है वो देयर ओन, अपने रिलीजन के हिसाब से उसकी डेली प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कास्ट, कास्ट स्पेशली शो कॉल्ड सनातन में ही देखा जाता है। अब इसमें भी आप देखेंगे कि कास्ट के हिसाब से लाइफ स्टाइल, लिविंग पैटर्न और फूड हैबिट, फूड हैबिट, जैसे ब्राह्मण फैमिलीज है, मीठा भोजन करेंगे, शाकाहारी रहेंगे, ऐसे करेंगे, सुबह शाम भगवान को भोग लगाएंगे। अब एक जीने की जो कला है और भोजन करने की जो कला है, अल्पाहार पे विशेष वो करेंगे। अब वहीं पे राजपूत फैमिलीज हैं तो वो हफ्ते में 2 दिन वीर भोजन चाहिए,
बात भी करेंगे, शरीर ऐसे सिटिया पहलवान मार दे एक थप्पड़ 4 कलैया, लेकिन बतियाएंगे तो बाबू साहब, हाँ लाइक दैट। तो ये भी एक जो है वैश्य समाज है, रहेंगे कितना भी बड़ा, बात करिए, अरे साहब गरीब आदमी है, बस दाल रोटी चल जाती है, कहीं पता चले कहीं से फोन ना आ जाए कि 5 खोखा भेज दो, तो वो उसकी जीने की कला है। तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऑक्यूपेशन, आपका पेशा कैसा है, आप किस तरह के जॉब में हैं, इंडिपेंडेंट जॉब में हैं या डिपेंडेंट जॉब में हैं, बॉस का क्या कंडीशन है, ऑफिस की क्या कंडीशन है, बहुत डरे हुए रहते हैं या बिंदास रहते हैं, तो ये भी आपकी लाइफ को प्रभावित करता चला जाता है। और उसके अनुसार तमाम प्रकार के रोग, जिसे हम ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कहते हैं, वो सारे होने लगते हैं। और हमारा मेडिसिन सिलेक्शन भी बहुत सिंपली उसके प्रोफेशन के हिसाब से खटाक से हो जाता है, आप किस तरह का नेचर ऑफ जॉब है और उसके हिसाब से हम प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। नेशनलिटी बहुत प्रभावित करती है, मतलब आप इंडियन क्लाइमेट में हैं, वेस्टर्न क्लाइमेट में हैं, कोल्ड क्लाइमेट में हैं, समर बहुत हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीकी देशेज हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसपे टैग लगा हुआ है कि ये रोग स्पेशली इन कंट्रीज में। तो नेशनलिटी, और इंडिया में तो आने के बाद आप देखेंगे तो कहते हैं ना कि घाट घाट पे पानी बदले कोस कोस पे बाणी, यानी कि हर जगह आप पटना का क्लाइमेट देखिए, बगल में मुजफ्फरपुर का क्लाइमेट देख लीजिए, बगल में हाजीपुर का क्लाइमेट देख लीजिए, आगे जाके बिहार शरीफ का क्लाइमेट देख लीजिए, सिवान का क्लाइमेट देख लीजिए, बोली भी चेंज हो जाती है, बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, बात करने का तरीका भी चेंज हो जाता है, कहीं मगई है तो कहीं मैथिलपुर में है तो कहीं एकदम से। तो ये जो चीजें हैं इनके भी इम्पैक्ट्स होते हैं, और ये बहुत सारा इंडिकेट कर देती हैं। अगर आप एक्सपर्ट फिजिशियन हैं तो ये बातें आपको इंडिकेट कर देती हैं कि अब हमको इसके साथ कैसा मूव लेना है, किस तरह का काम करना है। अब कोई स्पोर्ट्समैन आपके पास आया है, ऑक्यूपेशन उसका स्पोर्ट्स का, तो अब वो पहला दिमाग में तो आ गया ना, आपके यहाँ बहुत सारी मेडिसिन फॉर जिम्नास्ट, मेडिसिन फॉर रेसलर्स हैं। अब ये हमारी गलती है कि हम नहीं पढ़ पाए हैं, वो मेरे दिमाग उतने नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, ब्रोमियम से लेके मैग्नीशियम म्यूर तक। एनी हाउ, इसके बाद एड्रेस इंक्लूड हो गया। अब आते हैं हम प्रॉपर केस टेकिंग पे। जब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, एक सिनेरियो एक बढ़िया से गेटअप बन जाता है, फिर वी हैव टू स्टार्ट द प्रॉपर केस टेकिंग। प्रॉपर केस टेकिंग में जो सबसे पहला पॉइंट होता है उसमें यह होता है कि प्रेजेंट कंप्लेन एंड ड्यूरेशन, यानी कि वर्तमान में जो पेशेंट आया है वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन लेके आया है, उसकी क्या क्या परेशानियां, क्या बीमारियां हैं, और वो बीमारियां कितने दिनों से हैं। ठीक है, आप 1 महीने से बीमार हो, 10 दिन से हो, 5 साल से बीमारी झेल रहे हो, लाइक दैट, ये सारी बातें आती हैं। अब इसमें जो प्रेजेंट कंप्लेन है, अभी इसको हम फॉलो अप में लेते हैं। उसका सेंसेशन क्या है, लोकेशन क्या है, मोडालिटी क्या है, और कॉन्कॉमिटेंट। रिपर्टरी में जब आप बोनिंग-हसन्स बोगर्स रिपर्टरी को जब पढ़ेंगे तो का पैटर्न लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कॉमिटेंट इसी पे आधारित है। ठीक है, तो वो चीजें हम लेंगे। इसके बाद प्रेजेंट कंप्लेन, फीमेल, चूंकि हम गायनेकोलॉजिकल केस टेकिंग पे चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पे मेन जो लेडीज कंप्लेन लेके आएंगी तो सबसे पहला है लिकोरिया।
श्वेत प्रदर। अब श्वेत प्रदर में जो चीजें हमें जाननी हैं, अभी हम थियरी पे बात कर रहे हैं, बाद में हम प्रैक्टिकल बात भी कर लेंगे। तो जो हमें जाननी है कि लिकोरिया प्रोफ्यूज है या स्कैंटी है, ज्यादा आता है या कम, कंसिस्टेंसी कैसी है, यानी कि थिन है, थिक है या म्यूकस की तरह है, लाइक म्यूकस। कलर कैसा है, मिल्की व्हाइट है, ब्लड मिक्स है या येलो कलर है, जैसे ब्लडी लिकोरिया, उसमें कोई स्मेल है, ऑर्डर है या नहीं है। मोडालिटी, यानी कि ये लिकोरिया कब घटता है कब बढ़ता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम में देखोगे आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले या बाद में, या कुछ लोगों को रात में ज्यादा बढ़ता है, किसी को मॉर्निंग में ज्यादा दिक्कत आती है, किसी को इवनिंग में रहती है। तो उसकी मोडालिटी क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में कोई कंकॉमिटेंट, यानी लिकोरिया एसोसिएटेड विथ, जैसे कई बार होता है ना कि मेंस आने के 2 दिन पहले लिकोरिया का कंप्लेन आता है और 2 दिन बाद तक रहता है, उसके बाद हम एकदम फ्री रहते हैं, कहीं कोई कंप्लेन नहीं आता। कोई लोग है कि इन बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो कंकॉमिटेंट क्या है कि एसोसिएशन विद द अदर डिजीजेस, ठीक है। अब ये रहा लिकोरिया का। इसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस रेगुलर है या मेंस इररेगुलर है। पीरियड ऑफ फ्लो, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का बताया था मैंने, कितने दिन रहना चाहिए, कितने पैड यूज होने चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो वो चीज अगर आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है तो यू हैव बीन इजीली ऑब्जर्व द एबनॉर्मल थिंग। पीरियड ऑफ फ्लो कितने दिन तक चलता है। अब पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं, जैसे इस पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री में कोई ऑब्स्टेटिकल प्रॉब्लम, यानी जो प्राइमी पारा हो या मल्टी पारा हो उसके साथ ये लागू होगा। गायनेकोलॉजिकल विथ ट्रीटमेंट इन पास्ट एंड हाउ लॉन्ग एगो, जब आप पहले कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम रही हो, बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो या कभी भी, तो वो कंप्लेन रहा हो और उसका ट्रीटमेंट अगर चला है तो सबसे पहला कौन सा ट्रीटमेंट चला, मतलब एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथिक, और कितने दिन तक ट्रीटमेंट चला। नेक्स्ट वन इज जनरल, व्हाट इज प्रीवियस सफरिंग विथ व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी रिक्वायर्ड। मतलब जनरल चीज में, जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस है या कोई अदर कॉम्प्लिकेशन है या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, आस्थमा का केस है, तो ऐसा भी अगर जनरल डिजीजेस में कुछ रहे हो तो उसका कौन सा ट्रीटमेंट चला, क्या ट्रीटमेंट चला और कितने दिन तक चला, तो ये भी आपको जानना होगा। इसके बाद शॉक, डिसअपॉइंटमेंट, वैक्सेशन एंड मॉर्टिफिकेशन। आपके साथ कोई दुर्घटना घटी हो, कोई शॉक हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो। डिसअपॉइंटमेंट यानी किसी प्रकार का कोई निराशा, जैसे कोई लॉस ऑफ बिलीवर, फादर का डेथ हो, मदर का डेथ हो, या कोई लव अफेयर हो, वो ब्रेक डाउन हुआ हो। तो ये सारी चीजें, कोई ऐसा शॉक लगा हो, एग्जाम में कोई धोखा हो गया हो, फेल हो गए हो, या इस तरह की चीजें, ईच एंड एवरीथिंग इज अकाउंटेबल। जैसे हमने इंट्रो पार्ट में आपको बोला ना, आप लोगों को कुछ लग रहा होगा कि ये क्या, मतलब इसका क्या, बट एवरीथिंग इज फ्रूटफुल। और आप कितना कीन ऑब्जर्वर हैं
ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी केस टेकिंग कितनी परफेक्ट होगी। ठीक है। एनी हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट एंड बर्न, जलने का या एक्सीडेंट की कोई हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इचेज, स्कैब्स, एक्जिमा, वार्ड्स, कंडोलोमेटा एंड ओटोरिया, कोई खाज खुजली, दांत दिना या कान बहना या ऐसा कुछ हिस्ट्री में हो और उसका आपने बढ़िया से मलहम लगा करके, लोकल एप्लीकेशन करके और इस तरह की चीजें करके और आपने अपनी डिजीज को सप्रेस कर लिया हो। ठीक है। अब आते हैं पर्सनल हिस्ट्री पे। पर्सनल हिस्ट्री में एज ऑफ मैरिज, इफ मैरिड है तो किस उम्र में आपकी शादी हुई है, नंबर ऑफ चाइल्ड, पैरिटी है तो कितने बच्चे हैं, एनी सेक्सुअल कंप्लेंट, कोई किसी तरह का यूटीआई इन्फेक्शन हो या गोनोकोकल इन्फेक्शन हो या सिफिलिटिक इन्फेक्शन रहा हो या ऐसा कुछ हो, उसको भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री, पैटर्नल एंड मैटर्नल। पैटर्नल बोलते हैं पैतृक, जो पिता, फुआ, चाचा, बाबा, दादी, ये सारी चीजें पैटर्नल पार्ट में चली आती हैं। मैटर्नल पार्ट में माँ, मतलब माँ, मासी, मामा, नाना, नानी, लाइक दैट। अब जनरलिटीज में आपको क्या क्या जानना है। सबसे पहला, पेशेंट का थर्मल रिलेशन, हॉट एंड चिल। नेक्स्ट, टेम्परामेंट, माइल्ड है, जेंटिल है या इरिटेबल है। विल एंड अंडरस्टैंडिंग, कि अगला जो पेशेंट है इसकी विल एंड अंडरस्टैंडिंग कैसी है, मतलब समझदार है या बातूनी है या बकबकिया है या जस्ट मेंटल लाइक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी होंगी। ससेप्टिबिलिटी टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, स्मेल से दिक्कत आती है या कोई और टेम्परेचर का बहुत प्रभाव पड़ता है या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, उससे जिसने के लोग सेंट वगैरह है, स्प्रे वगैरह है या इस तरह काम करने से हमको दिक्कत आती है। डिजायर, क्रेविंग एंड एवर्जन। डिजायर क्या है, क्रेविंग क्या है, एवर्जन क्या है। एपेटाइट कैसा है, थर्स्ट कैसा है, स्टूल कैसा है, यूरिन कैसा है। स्वेट, जनरल टाइप ऑफ स्मेल एंड टाइम। स्वेटिंग में जैसे होता है ना, हॉर्स स्मेल लाइक और सम अलग अलग प्रकार के जो स्मेल्स होते हैं, तो उनको भी आपको नोटिफाई करना है। बर्निंग और एनी अदर सेंसेशन इफ एनी, कोई जलन हो रही है या कोई सेंसेशन किसी प्रकार का है। स्लीप एंड पोजीशन ऑफ स्लीप, नींद कैसी है और कैसे सोते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दाएं करवट, बाएं करवट, चित्त होके, कुछ लोग पेट के बल, तो आपका पोजीशन क्या रहता है, दे ऑल्सो हैव देयर मीनिंग। ड्रीम्स, अगर कोई ड्रीम्स आते हैं, कुछ लोगों को भूत प्रेत के, सांप के, चोर के, डूबने के, हवा में उड़ने के। डायथेसिस, पेशेंट की डायथेसिस कैसी है। ठीक है। अब आते हैं जनरल सर्वे। अब ये डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन है, इसमें पेशेंट एनीमिक तो नहीं है, लाइक डार्क सर्कल अराउंड द आईज। साइनोसिस, कोई पार्ट नीला तो नहीं पड़ा है। सेंट्रल, पेरिफेरल, जॉन्डिस, इडिमा। पल्स कैसा है, पल्स रेट जो है, पल्स की रिदमिसिटी, पल्स का वॉल्यूम, पल्स का टेंशन और कंडीशन ऑफ आर्टेरियल वॉल, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्रीथलेसनेस या कोई ब्रीदिंग ट्रबल हो। वेट कितना है, अंडरवेट है, ओवरवेट है। अब एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, ये इतने जनरल सर्वे में हो गया।
अब सिस्टमिक एग्जामिनेशन, उसमें इंस्पेक्शन, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट करते हैं, अगर कहीं कुछ एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम राइट डाउन करते हैं। पाल्पेशन, टच करके देखना। परकशन, खास करके एसाइटिस वगैरह में जो हम देखते हैं, या जो उंगली ये फिंगर रख करके और दूसरी फिंगर से मारते हैं, देखते हैं, और उसका जो साउंड है वो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑस्कल्टेशन यानी स्टेथो लगा के ऑस्कल्टेट करना। स्टेथो साउंड कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के साउंड होते हैं। पहला होता है व्हीजिंग साउंड, दूसरा होता है रेल साउंड, तीसरा होता है रोंकाई, एंड लास्ट वन इज होता है क्रिपिटेशन। ठीक है, निमोनिया का अलग साउंड होता है, अस्थमा का अलग साउंड होता है। ट्यूबरकुलोसिस क्रिपिटेशन, ये दिस इज 2 बाल पकड़ के अगर हम ऐसे रब करते हैं और इस तरह का साउंड अगर चेस्ट पे आ रहा है तो दे इंडिकेट पेशेंट इज ट्यूबरकुलर। रैटलिंग साउंड, जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आ जाती है। रेल साउंड जो हिपर सल्फ मेडिसिन में है, जैसे अब स्टेथो डाले हुए हैं और पेशेंट से बोलते हैं जोर से सांस ऊपर, जैसे चों चों की आवाज, जैसे 2 बांस की फट्टी एक में डाल के और ऐसे ऐसे करेंगे ना, चों 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 की आवाज, लाइक साउंड, मतलब वो रोंकाई साउंड जो है उस तरह का आता है। रेल साउंड जैसे लगता है कोई चीज ढकेल के पार कर रहा हो। तो ये स्टेथो के 4 प्रकार के साउंड होते हैं, रेल, रोंकाई, क्रिपिटेशन एंड व्हीजिंग साउंड। एग्जामिनेशन ऑफ द जेनिटल पार्ट, इंस्पेक्शन करते हैं। डिजिटल एग्जामिनेशन इफ नीडेड। कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कॉल्पोस्कोप। फिजिकल एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल पार्ट, एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरनल पार्ट, वेजाइनल स्पेक्ट्रम्स जो भी हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द यूटरस एंड यूट्राइन साउंड। ठीक है, एंड देन लास्ट लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हम लेते हैं, जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड। आजकल तो सीबीसी एक कॉमन वो हो गया है। अगर पॉलीमार्फ्स, डब्ल्यूबीसी का जो पहला डिफरेंशियल काउंट है, पॉलीमार्फ्स अगर बढ़े हुए हैं, इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर कोई न कोई सेप्टिक इफेक्ट है, सेप्टिसीमिया या इस तरह का इंफेक्शन इंटरनल है, उस केस में वो देखने को मिलता है। इस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल्स अगर बढ़े हुए हैं तो वर्म्स या एलर्जी का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। अगर लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए ज्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई न कोई इंटरनल विगरस इंफेक्शन लगा हुआ है। डिक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कालाजार के केस में होता है, और कालाजार का एरिया वही दरभंगा पकड़े हुए चंपारण का जो क्षेत्र है, कालाजार के केसेस वहां ज्यादा मिलते हैं। डब्ल्यू है VDRL टेस्ट, RH फैक्टर, यूरिन रूटीन और कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं। स्टूल का रूटीन एग्जामिनेशन या ऑकल्ट ब्लड देखते हैं। बेंजोइक टेस्ट जो है ऑकल्ट ब्लड का टेस्ट होता है। कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस जिसमें थायराइड का, T3, T4, TSH का कर लेते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी इफ नीडेड, एंड इन द अदर कैंसरस केसेस बायोप्सी टेस्ट करते हैं। जो एंडोमेट्रियल वॉल जो यूट्रस का है उसका हम बायोप्सी टेस्ट करते हैं। अब ये आपका कंप्लीट केस टेकिंग है।